हेलो वेलकम डियर फ्रेंड्स, मैं विक्रम अग्रवाल आपका डी लाइफ डिजिटल एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, मेरी तरफ से आपको प्यार भरा नमस्कार। जैसे आपको पता है कि हम डीसी थ्योरी और एसी थ्योरी जो हमने बेसिक पढ़ा, आज हम उसी का सेकंड पार्ट लेके आए हैं, विद्युत मापन यंत्र। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है बच्चों, इलेक्ट्रिक मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं इसको। ये इतना इंटरेस्टेड क्यों है? जैसे आपको पता है कि कोई भी चीज़ मापन के लिए हमें यंत्र की जरूरत पड़ती है। जैसे आप देख लो कि अगर आपको गेहूं या कोई सब्जी वगैरह तोलना होता है तो आप तराजू का प्रयोग करते हो। तो इसी प्रकार हम इलेक्ट्रिकल की परिभाषा में बोले तो बच्चों, प्रतिरोध मापने के लिए, वोल्टेज मापने के लिए, धारा मापने के लिए, शक्ति मापने के लिए हमें किसी न किसी यंत्र की आवश्यकता पड़ती है। तो उसे हम क्या बोलते हैं बच्चे? विद्युत मापन यंत्र। तो हम ज़्यादा समय ना लेते हुए आपको मैं ले चलता हूँ क्लास में। ओके, आप भी एनर्जी के साथ जल्दी से जुड़ जाइए। तो बच्चों, सबसे पहले जो आज का हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्या है? इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता देता हूँ, इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ कि वैद्युतिक मशीनों एवं उपकरणों के परिचालन, अनुरक्षण तथा मरम्मत के अंतर्गत हमें विभिन्न प्रकार की वैद्युतिक राशियों के मापन की आवश्यकता होती है। तो बच्चों, वैद्युतिक मशीनें हैं और उनके उपकरण जो हैं, तो जैसे वैद्युतिक राशियां कौन कौन सी होगी? जैसे मैं अगर बात करूं प्रतिरोध की, ठीक है, वोल्टेज की, धारा की, शक्ति की। तो आपको पता है कि प्रतिरोध मापने के लिए आपको कोई ना कोई यंत्र मापना पड़ेगा। जैसे मल्टीमीटर प्रतिरोध को माप सकता है, और प्रतिरोध मापने के बहुत सारे मेथड है। व्हाइटस्टोन ब्रिज विधि है, ओम मीटर विधि है, मेगर विधि है। तो वो सारे क्या है? प्रतिरोध मापने के यंत्र है। वोल्टेज मापने के लिए वोल्ट मीटर, धारा मापने के लिए एमीटर, और शक्ति मापने के लिए वाट मीटर। तो ये इसके क्या है बच्चों? यंत्र। तो वैद्युतिक राशियां आपकी प्रतिरोध, वोल्टेज, धारा, शक्ति, ये सारी क्या है? ये वैद्युतिक राशियां हैं, और जिनको मापने के लिए जिस यंत्र की आवश्यकता पड़ती है उसे हम वैद्युतिक मापक यंत्र कहते हैं। ये राशियां जैसे वोल्टेज, धारा, आवर्ती, पावर आदि है, जैसे मैंने आपको बताया। इन वैद्युतिक राशियों के मापन के लिए उपयोग किए जाने वाले यंत्र वैद्युतिक मापक यंत्र कहलाते हैं। तो बच्चों, जो ये सारी राशियां हैं, प्रतिरोध है, वोल्टेज है, धारा है, शक्ति है, इनको मापन करने के लिए हम यंत्र प्रयोग करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत मापन यंत्र। तो प्रतिरोध मापने के लिए आपके पास बहुत सारी विधियां हैं, ये मैं आपको विधियां सारी बताऊंगा। जैसे ओम मीटर विधि है, मेगर विधि है, ये सारी विधियां। और वोल्टेज के लिए आपका कौन सा हो गया बच्चों? वोल्ट मीटर, जो मैंने अभी आपको बताया। और धारा मापने के लिए कौन सा हो जाएगा? एमीटर। और शक्ति मापने के लिए कौन सा हो जाएगा? वाट मीटर। तो बच्चों, ये सारे आपके वैद्युतिक मापक यंत्र कहलाते हैं। ये मापक यंत्र विद्युत धारा के स्थिर वैद्युतिक प्रभाव, विद्युत ऊष्मीय प्रभाव, विद्युत चुंबकीय प्रभाव और विद्युत रासायनिक प्रभाव के उपयोग पर आधारित होते हैं। तो ये जो प्रभाव आते हैं, ये सारे मापक यंत्र के दौरान आते हैं। कोई विद्युत प्रभाव पे काम करता है, कोई ऊष्मीय प्रभाव पे, मतलब जो टेम्परेचर पे, कोई चुंबकीय प्रभाव पे, जैसे मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट हो गया, और कोई रासायनिक प्रभाव जैसे केमिकल इफेक्ट हो गया सेल और बैटरियों में। तो बच्चों, ये जो सारे प्रभाव है वो इस मापन यंत्र के दौरान आपके आते हैं। तो हम इसकी एक एक करके स्टडी भी करेंगे। नेक्स्ट, अब बच्चों, सबसे बड़ी बात इसमें क्या आती है कि वैद्युतिक मापक यंत्रों का वर्गीकरण। तो अगर मैं देखूं, वैद्युतिक मापक यंत्रों को दो भागों में विभाजित किया जाता है। बच्चों, कौन कौन से में? प्राथमिक यंत्र, इसको बोलते हैं प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट। क्या बोलते हैं इसको? प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट। और दूसरा कौन सा है? द्वितीयक यंत्र, जिसको बोलते हैं सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। अब बात ये आती है कि प्राथमिक यंत्र और द्वितीयक यंत्र होते क्या हैं। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको प्राथमिक यंत्र के बारे में बता रहा हूं। यह यंत्र जो किसी सूचक युक्ति के द्वारा किसी वैद्युतिक राशि की केवल उपस्थिति को दर्शाता है, प्राथमिक यंत्र कहलाता है।
सूचक युक्ति के द्वारा का मतलब क्या होता है बच्चों, पॉइंटर जो होता है, जैसे मैं अगर बात करता हूं वोल्ट मीटर की या एमीटर की, कुछ भी आप सोच लो, तो बच्चों अगर मैं ये कहूं कि ये मेरा कोई एक यंत्र है, ठीक है ना, अब इसके आपका स्केल होगा, पैमाना, तो ये आपका क्या होगा बच्चों 0, उसके बाद में यहाँ पर कुछ वैल्यू होगी, ये आपका 5, उसके बाद में यहाँ पर कुछ वैल्यू होगी 10, इस तरीके से फिर यहाँ पर वैल्यू होगी 15, फिर इस तरीके से यहाँ पर वैल्यू होगी 20। मतलब इस तरीके से कोई एक आपका इंस्ट्रूमेंट होगा, यंत्र। अब यहाँ पर ये आपका होता है बच्चों पॉइंटर। क्या होता है? पॉइंटर, जिसको हम क्या बोलते हैं? सूचक। तो यहाँ पर जो पॉइंटर उसकी वैल्यू को दिखाएगा उसे हम बोलते हैं सूचक युक्ति। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ, ये पॉइंटर अगर इसके आपके सामने है तो मतलब ये 5 के बाद 6 7, तो अगर ये वोल्टमीटर है तो ये 7 वोल्ट दिखा रहा है, तो बच्चों इसको हम बोलते हैं प्राथमिक यंत्र। मतलब उस वैद्युतिक राशि की केवल उपस्थिति को दर्शाता है जो हम अपनी आंख के सामने देख पा रहे हैं। किसके द्वारा? इस सूचक के द्वारा, पॉइंटर के द्वारा। अगर ये पॉइंटर आपका यहां पर चला जाएगा तो इसका मतलब 15 वोल्ट वहां पर आपका शो कर रहा है। कितना वोल्ट बच्चों? 15 वोल्ट। समझ रहे हो ना? तो जो आपको सूचक के द्वारा जो आप विजिबल करते हो, देखते हो, उसी को हम बोलते हैं सूचक युक्ति। तो बच्चों जो विद्युत राशि की उपस्थिति को दर्शाएगा उसे हम प्राथमिक यंत्र मतलब प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। अब देखिए इसके अंदर अगर मैं बात करता हूं तो प्राथमिक जो है ना बच्चों, जो हमें सामने दिख जाता है पॉइंटर के द्वारा। जैसे मान लो कि आप बाइक चलाते हो तो बाइक में बच्चों अपने सामने क्या होता है? स्पीडोमीटर, एक होता है ओडोमीटर। तो स्पीडोमीटर स्पीड बताता है कि बाइक कितनी स्पीड पे चल रही है। आजकल डिजिटल मीटर आ गए, और पहले वाले क्या थे? पहले क्या अभी भी चलते हैं। जैसे आपने देखा होगा एक पॉइंटर लगा होता है, अगर मैं बात करता हूं तो इस तरीके से होता है, ठीक है ना। उसके बाद में यहाँ पर स्केल बना होता है, यहाँ पर लिख देता है 20, 40, 60, 80, 100, 120, ऐसे होता है ना। और उसके बाद में आपका पॉइंटर, यहाँ पर मैं वैल्यू भी लिख देता हूँ 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140। ये मैंने बाइक का स्पीडोमीटर बना दिया है। तो बच्चों यहाँ पर एक सूचक जो होता है, जो पॉइंटर होता है, अगर ये पॉइंटर आपका इस 40 के ऊपर शो कर रहा है तो आपको पता चल जाता है कि 40 की स्पीड पर आपकी बाइक चल रही है। तो बच्चों उसी को तो हम सूचक युक्ति बोलते हैं, और ये आपका क्या है? प्राथमिक यंत्र। तो इससे हम क्या कहते हैं? यह मापन का सर्वाधिक सरल रूप है। बिल्कुल सरल रूप है, आप आसानी से देख के बता सकते हो कि 40 पे चल रहा है। और आजकल डिजिटल मीटर आ रहे हैं तो उसके ऊपर तो आपको पता है इसे दिखाया जाता है 20, 40, तो वो तो और ही सरल है, जो हम डायरेक्ट अपनी आंख से सीधा देख सकते हैं। लंबाई अथवा दूरी का मापन, पदार्थों का द्रव्यमान ज्ञात करना, वस्तुओं को गिनना आदि प्रारंभिक मापन के कुछ मुख्य उदाहरण हैं। अब देखो दूरी का मापन, लंबाई या दूरी एक ही बात होती है। जैसे मैं बात करता हूं कि एक स्थान से दूसरे स्थान, दिल्ली से जयपुर, तो दिल्ली से जयपुर की दूरी कौन देखेगा? बाइक चला रहे हो तो ओडोमीटर, तो वो बता देगा भी 50 किलोमीटर बाइक चली है या 100 किलोमीटर, तो हम माप सकते हैं ना। और मापेंगे कैसे? कि उसका पहिए द्वारा घूर्णन की गई दूरी। तो बच्चों पदार्थों का द्रव्यमान ज्ञात करना, जैसे कितना भार है, कोई एक बॉल ले लो उसमें कितना भार है, तो वो हम उसका वेट करके बता सकते हैं। वस्तुओं को गिनना, ये सारे किस में हैं बच्चे? प्रारंभिक में, प्राथमिक के अंदर, ठीक है। इस मापन की मुख्य विशेषता यह है कि इसके लिए मापी जाने वाली राशि के स्वरूप को परिवर्तित करने की आवश्यकता नहीं होती है तथा इसके लिए प्रयुक्त यंत्र भी प्राथमिक रूप के होते हैं। बच्चों कहने का मतलब क्या है? जो राशि होती है उसको हम सीधा मापते हैं और उसको हम निर्धारित कर देते हैं कि इसका इतना है। अगर ये लंबाई है तो इतने मीटर है, इतने किलोमीटर है, अगर वो केजी में है तो इतना केजी है। तो मतलब इसमें परिवर्तित करने की आवश्यकता नहीं होती है। और इसके उदाहरण कौन से बच्चों? किसी धारावाही चालक के निकट रखी चुंबकीय सुई उस चालक में से विद्युत धारा प्रवाह की उपस्थिति दर्शाती है। तो बच्चों उसके अंदर जो धारा प्रवाह हो रही है तो उसकी क्या दर्शाती है? उपस्थिति। और प्राथमिक यंत्र का आपने परिभाषा देखा तो उसमें यही तो बताया गया था, वह सूचक यंत्र जो केवल उस राशि की उपस्थिति को दर्शाता है। तो कौन से यंत्र कहलाते हैं? वो
प्राथमिक यंत्र, प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट। अब देखिए सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट, बच्चों द्वितीयक यंत्र कौन से होते हैं, इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। वह यंत्र जो किसी सूचक युक्ति जैसे संकेतक के द्वारा किसी पूर्वकित पैमाने पर किसी विद्युत राशि का मान दर्शाता है, द्वितीयक यंत्र कहलाता है। तो बच्चों जो पैमाने पर और किसी पॉइंटर द्वारा उसका परिणाम दिखाता है वो आपका द्वितीयक यंत्र, और जो उसकी उपस्थिति को दर्शाता है वो कौन सा यंत्र, प्राथमिक यंत्र। अब आप कहोगे सर इनके अंदर अंतर क्या है, तो वो अंतर आप देखिए, इनका अंतर मैं 3 प्रकार से निर्धारित करूंगा कि इस वैल्यू को, मान लो कि आपने रीडिंग ली 10 वोल्ट 20 वोल्ट और बीच में लाइट चली गई, तो बच्चों वो वैल्यू स्टोर हुई या नहीं हुई, तो वो होता है कौन सा, ये होता है इंडिकेटेड, ठीक है ना। तो ये सारे टाइप्स आएंगे। प्रारंभिक मापन द्वारा कई राशियों का यथार्थ मापन संभव नहीं होता है, तो जो स्टार्टिंग में है वो उनका कई राशियों का मापन संभव नहीं होता, इसलिए सेकेंडरी की जरूरत पड़ती है। मापन के विभिन्न सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है और द्वितीयक मापन में अप्रत्यक्ष मापन विधि प्रयोग में लाई जाती है। बेटा प्रत्यक्ष होता है सीधा जो हमने देखा वही, और अप्रत्यक्ष होता है उसको स्टोर करना, उसको देखना और एक्चुअल में वो वैल्यू है या नहीं, तो उसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष मापन विधि। अब देखिए जैसे मैंने आपको बोला था ना कि 3 प्रकार के होते हैं सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट, द्वितीयक यंत्र मुख्यतः निम्न प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, सूचक या इंडिकेटेड, तो बच्चों इसको बोलते हैं इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, और दूसरा होता है रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट, और तीसरा होता है इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। तो हमारे जो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट है द्वितीयक यंत्र, वो कितने प्रकार के होते हैं, वो 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है सूचक यंत्र जिसको बोला जाता है इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, और नंबर 2 होता है रिकॉर्डिंग यंत्र जो उसको बोला जाता है रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट, और तीसरा होता है इंडिकेटिंग, है ये इंडिकेटिंग, ठीक है ना। कौन सा, ये आपका है इंडिकेटिंग, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। ये इंटीग्रेटिंग, तो इसको मैं ध्यान से लिख देता हूं, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। तो बच्चों यहां पर सबसे पहले देखो सूचक या इंडिकेटिंग क्या इंस्ट्रूमेंट होता है, वह यंत्र जो किसी वैद्युतिक राशि के तात्कालिक मान को एक संकेतक के द्वारा एक पूर्वकित पैमाने पर दर्शाता है, इंडिकेटिंग यंत्र कहलाता है, जैसे एम्पियर मीटर, वोल्ट मीटर, ओम मीटर। तो बच्चों यहां पर क्या है कि जो पॉइंटर ने वैल्यू दिखाया वो हमारा क्या है, वो उसका पैमाने का मान है, उस राशि का मान है। जैसे मैंने आपको वाट मीटर का एक एग्जाम्पल दिया था, याद होगा, देखिए कैसे, अगर मैं कह दूं कि ये एक वाट मीटर है, ठीक है ना, ये एक वाट मीटर है, तो अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ ये आपका 0 पॉइंट है, उसके बाद में यहाँ पर कुछ वैल्यू है 20, उसके बाद में यहाँ पर कुछ वैल्यू है 40, उसके बाद में यहाँ पर कुछ वैल्यू है 60, और इसके बाद में इस तरीके से 80। और एक बात और ध्यान रखना बेटा कि ये आपका होता है 0 मतलब प्रारंभिक बिंदु। कौन सा बिंदु होता है, ये प्रारंभिक बिंदु। और ये कौन सा होता है, FSD, फुल स्केल डिफ्लेक्शन, फुल स्केल डिफ्लेक्शन, जिसको बोला जाता है पूर्ण विक्षेपण बिंदु, पूर्ण विक्षेपण बिंदु, पैमाना बिंदु, ठीक है ना। तो यहां पर मैं लिखूंगा पूर्ण विक्षेपण पैमाना बिंदु।
जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि आपके पास ये एक वाट मीटर है और इस वाट मीटर के अंदर ये आपका है पॉइंटर, तो इसको मैं लिख देता हूँ, ये आपका संकेतक है जिसको पॉइंटर बोलते हैं। तो बच्चे ये संकेतक क्या करता है, ये उसके मान को दर्शाता है। जैसे यहाँ पर अभी मैं बात करता हूँ तो 20 के बाद में ये कितने कितने का गैप है, 40 है ना, तो 5-5 का गैप है, तो क्योंकि 25 वाट दिखा रहा है। तो बच्चों ये पॉइंटर जो संकेतक है जिस तत्कालिक मान को दर्शाएगा उसे हम बोलते हैं इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, मतलब इंडिकेटिंग यंत्र या सूचक यंत्र। जैसे एम्पियर मीटर आपने देखा होगा, वोल्ट मीटर देखा होगा, ओम मीटर देखा होगा, तो वो पॉइंटर से हमारे को वैल्यू दिखा देता है और उसे हम बोलते हैं सूचक या इंडिकेटेड यंत्र। अब बच्चों बात ये आई कि अगर हमारे पास इंडिकेटिंग यंत्र था तो हमारे पास ये 2 नंबर वाला यंत्र जो है रिकॉर्डिंग यंत्र क्यों आया। तो बच्चों सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूं, जैसे आप आईटीआई के स्टूडेंट्स हैं, तो बच्चे जब आपने कभी भी आपने कोई एक एक्सपेरिमेंट किया होगा प्रयोगशाला में, तो वहाँ पर जब हम रीडिंग ले रहे होते थे, तो मान लो कि पहले मैंने रीडिंग इतनी ली कि 1 वोल्ट पर 1 एम्पियर की धारा, 2 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा। उसके बाद मैं जैसे रीडिंग ले रहा था इस तरीके से, तो किसी बच्चे ने शरारत कर दी, पीछे से प्लग से उसकी लाइट ऑफ कर दी, मतलब पावर सप्लाई ऑफ कर दी, तो ये क्या करेगा, यहाँ से भी ऑफ हो जाएगा, अब रीडिंग आपकी नहीं दिखाई देगी। तो बच्चों ये क्या करता था, इंडिकेटेड यंत्र में एक ही दिक्कत थी कि उस रीडिंग को जो पहले ली गई थी उसको स्टोर नहीं कर सकता था, संरक्षित नहीं कर सकता था। तो ये क्या है, अब वापिस से रीडिंग लो, मतलब उसके अंदर स्टोर नहीं हुआ, तो ये उसके अंदर दिक्कत थी। इस कारण हमारा कौन सा यंत्र आया, रिकॉर्डिंग यंत्र। बच्चों जो पहले वाला यंत्र के अंदर कुछ फॉल्ट होता है तभी आपका दूसरा यंत्र आता है। तो इंडिकेटेड या सूचक यंत्र में क्या दिक्कत थी कि जो वैल्यू हमने ली थी रीडिंग के तौर पर वो उसमें स्टोर नहीं हो पाई थी, तो वो क्या हो गई थी, 0 हो गई। अब दोबारा से वैल्यू लो, फिर अगर फिर बिजली के बंद हो गया, पावर सप्लाई ऑफ हो गई, फिर दोबारा से लो, तो मतलब इसके अंदर स्टोरेज फैसिलिटी नहीं थी, तो हमारे को लाना पड़ा रिकॉर्डिंग यंत्र। तो रिकॉर्डिंग यंत्र क्या होता है, देखिए रिकॉर्डिंग यंत्र क्या होता है, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट वह यंत्र जो किसी वैद्युतिक राशि के तात्कालिक मान को एक सुई, पेंसिल, पेन आदि के द्वारा एक ग्राफ पेपर पर अंकित करता जाता है, उसे रिकॉर्डिंग यंत्र कहते हैं। बच्चों क्या होता है कि रिकॉर्ड करना, सिंपल सी बात है, जैसे आप पेन पेंसिल से आप कोई चीज़ ग्राफ पर रिकॉर्ड करते हो, कोई भी ग्राफ बनाते हो। जैसे मैं अगर ये बात करता हूँ कि मान लो कि आप इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हो, तो मैं कह देता हूँ कि वोल्टेज और धारा का ही ग्राफ बना लेता हूँ, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ V और I का ही ग्राफ बना लेता हूँ। तो बच्चों अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ इस तरीके से, ठीक है ना, ये 5 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट है, ये 15 वोल्ट है, ये 2 एम्पियर है, ये 4 एम्पियर है, ये 6 एम्पियर है। तो यहाँ पर अगर मैं ग्राफ बना लिया, मान लो कि 2 एम्पियर धारा पर आपकी जो है वोल्टेज वो है 5, ठीक है ना, कितनी है 5। अगर आपकी 2 एम्पियर पर 5 वोल्ट की धारा है तो वो यहाँ पर आप क्लिक कर दोगे। उसके बाद में अगर 4 पर मैं कहता हूँ कि 10 वोल्ट है, या 4 पर आप 10 वोल्ट है तो 10 वोल्ट लगा दिया, ठीक है ना। तो 4 पर अगर आपकी 10 वोल्ट है तो 4 पर 10 वोल्ट लिख दो। उसके बाद 6 पर कुछ है, उसके बाद नीचे इसका ऊपर कुछ और है। तो हम इस तरीके से ये ग्राफ बनाते हैं तो ये रिकॉर्ड हो जाती है उसके अंदर वैल्यू, तो उसको बोलते हैं रिकॉर्डिंग यंत्र। तो जो हमारे तात्कालिक मान को रिकॉर्ड करता है उस यंत्र को हम बोलते हैं रिकॉर्डिंग यंत्र। तो रिकॉर्डिंग यंत्र के द्वारा विद्युतिक राशि के मान में एक समय अंतराल के अंतर्गत होने वाले परिवर्तनों का पूरा रिकॉर्ड तैयार किया जा सकता है। समय अंतराल में जो भी आपके जितनी राशियां हैं, वाइब्रेशंस हैं, तो उन विद्युतिक राशि के मान को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं कि इतने पर इतना था, इस समय ये टाइम कितना था वो भी देख लेंगे। तो टाइम के अनुसार जो आपका तात्कालिक मान कम ज़्यादा हो रहा है उसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके उदाहरण क्या है बच्चों, रिकॉर्डिंग वोल्ट मीटर, रिकॉर्डिंग पावर फैक्टर मीटर आदि।
तो बच्चों वहां पर क्वेश्चन क्या आता है कि रिकॉर्डिंग पावर फैक्टर मीटर किस प्रकार का यंत्र है। तो ऑप्शन दे देगा सूचक यंत्र, रिकॉर्डिंग यंत्र, इंटीग्रेटिंग यंत्र, इस तरीके से ऑप्शन बनाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि रिकॉर्डिंग वोल्ट मीटर और रिकॉर्डिंग पावर फैक्टर मीटर ये किसके हैं, रिकॉर्डिंग यंत्र के उदाहरण हैं। और आपका जो वोल्ट मीटर है, एम्पियर मीटर है, मतलब धारा जो मापता है, और आपका कौन सा है, वाट मीटर, तो बच्चों वो किसके थे, इससे पहले वाले के सूचक यंत्र के उदाहरण। तो ये ध्यान रखना। अब यहाँ पर देखिए रिकॉर्डिंग वोल्ट मीटर लिखा हुआ है, कहीं आप कहोगे सर वोल्ट मीटर तो आपने बताया था इंडिकेटिंग के अंदर, तो बच्चों यहाँ पर रिकॉर्डिंग लिखा हुआ है साथ में। तो रिकॉर्डिंग नाम अगर साथ में आ गया तो वो कौन सा यंत्र होगा, रिकॉर्डिंग यंत्र। नेक्स्ट, इंटीग्रेटिंग यंत्र कौन सा होता है। इंटीग्रेटिंग यंत्र बच्चों कौन सा होता है, वह यंत्र जो किसी वैद्युतिक राशि के प्रेक्षण काल के अंतर्गत कुल मान को दर्शाता है, इंटीग्रेटिंग यंत्र कहलाता है। जैसे किलोवाट घंटा मीटर, किलोवाट घंटा मीटर का मतलब क्या हुआ बच्चों, ऊर्जा मीटर। कौन सा मीटर, ऊर्जा मीटर, या फिर इसको बोला जाता है एनर्जी मीटर। कौन सा मीटर, एनर्जी मीटर। तो ऊर्जा मीटर और एनर्जी मीटर एक ही बात है। और किलोवाट घंटा मीटर क्यों बोला मैं आपको बता देता हूं। देखिए किलोवाट घंटा मीटर, किलोवाट का मतलब बच्चों यहां पर शक्ति है, और इंटू घंटा क्या है, समय, और शक्ति इंटू समय आपको पता है क्या होती है, ऊर्जा। शक्ति इंटू समय क्या होती है, ऊर्जा। तो बच्चों यहां पर ऊर्जा मीटर और एनर्जी मीटर इसलिए आया। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है कि किलोवाट घंटा मीटर को ऊर्जा मीटर या एनर्जी मीटर भी कहा जाता है। अब बच्चों इसकी परिभाषा क्या हुई कि वह यंत्र जो किसी वैद्युतिक राशि के प्रेक्षण काल के अंतर्गत कुल मान को दर्शाता है। बच्चों इसकी मैं अगर परिभाषा सरल भाषा में आपको बताऊं तो क्या होता है कि इंटीग्रेटिंग यंत्र कौन सा होता है, जो किसी ग्राहक द्वारा खर्च की गई बिजली और उसका अगर मैं उसके समय के साथ समाकलन कराता हूं तो उसे हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेटिंग यंत्र कहते हैं। जैसे मैं कह दूं कि उसने 2 घंटे के अंदर 5 यूनिट ऊर्जा खपत की, तो 5 यूनिट जो ऊर्जा खपत की है उसके लिए चक्रों की संख्या, जो आपकी डिस्क होती है जो घूमती है, तो उसके चक्रों की संख्या देखते हैं और उसके हिसाब से यूनिट खर्च होती है। तो जो जितना लोड लगाएगा उतना तेजी से घूमेगा। जैसे आपने देखा होगा एनर्जी मीटर के अंदर एक रेड एलईडी होती है लाल रंग की, तो वो जितनी तेजी से अगर वो ब्लिंक करती है, जग बुझ करती है ना, तो बच्चों वो लोड बताती है कि लोड आपने कितना लगा रखा है। जैसे एसी वगैरह कूलर वगैरह लगाते हैं तो वो बहुत जल्दी से क्या करती है, वो ब्लिंक करती है। तो बच्चों वहाँ से रिवोल्यूशन, एक चक्रों की संख्या देखते हैं डिस्क की, उसके हिसाब से आपकी खपत बताता है कि आपने कितने समय के अंदर कितनी ऊर्जा को खपत किया है। तो उसे बच्चों क्या बोलते हैं, प्रेक्षण काल बोलते हैं। तो प्रेक्षण काल में जितनी आपकी यूनिट एक ग्राहक द्वारा खपत की गई है उसे हम कौन सा यंत्र बोलते हैं जो इसको मापता है, इंटीग्रेटिंग यंत्र। तो क्वेश्चन क्या आता है, ऊर्जा मीटर या एनर्जी मीटर किस प्रकार का यंत्र है। तो बच्चों आप बोलोगे इंटीग्रेटिंग यंत्र है। कौन सा अंतर है, इंटीग्रेटिंग यंत्र। तो ये इसका बहुत ही एक अच्छा उदाहरण है, तो ये इसको ध्यान रखना। इसका तीसरा नाम क्या है, किलोवाट घंटा मीटर, ये भी ध्यान रखना। अब बच्चों ये जितने भी इंडिकेटिंग यंत्र थे उनके अंदर बल होते हैं। इंडिकेटिंग यंत्रों में अपेक्षित आवश्यक बल। तो इससे पहले मैं आपको 2 मिनट के लिए फिर से बता देता हूं कि बच्चों सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट, द्वितीयक यंत्र हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पहला सूचक या इंडिकेटेड यंत्र, नंबर 2 रिकॉर्डिंग यंत्र, नंबर 3 इंटीग्रेटिंग यंत्र। अब इनके अंदर अंतर क्या है, तो सबसे पहले सूचक यंत्र क्या होता है बच्चों, जो संकेतक के द्वारा विद्युत राशि के मान को दर्शाता है, परंतु उसके अंदर एक ही दिक्कत है कि पावर सप्लाई ऑफ होने से तो वो क्या होता था, उसके अंदर जो संकेतक है वो 0 बिंदु पर आ जाता है।
उसके बाद में जब उसको दोबारा से स्टार्ट करते हैं तो उसके अंदर पहले वाली वैल्यू है वो साफ हो जाती है, मतलब उसके अंदर स्टोर करने के लिए कुछ नहीं है। तो इस प्रकार की कमी को दूर करने के लिए हमारे पास कौन सा यंत्र आया? रिकॉर्डिंग यंत्र। तो रिकॉर्डिंग यंत्र क्या करता है बच्चों? वो एक ग्राफ के द्वारा वैल्यू को स्टोर करके रखता है कि अगर बाई चांस लाइट चला गया तो उसके बाद में आपको बता देगा कि आपने इतनी रीडिंग ली थी और इसकी ये वैल्यू है। तो उसको बोलते हैं रिकॉर्डिंग यंत्र। तो उसका उदाहरण क्या था रिकॉर्डिंग का? पावर फैक्टर मीटर हो गया, रिकॉर्डिंग पावर फैक्टर मीटर, रिकॉर्डिंग वोल्ट मीटर, पोटेंशियोमीटर, ये सारे किसके उदाहरण है? रिकॉर्डिंग यंत्र के। और इंडिकेटिंग के कौन कौन से उदाहरण है? एमीटर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया, वाट मीटर हो गया। और इंटीग्रेटिंग का आपका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है ऊर्जा मीटर या एनर्जी मीटर बोलते हैं। तो बच्चों ये होता क्या है कि किसी ग्राहक के द्वारा किसी एक निश्चित काल अवधि में जो उसने ऊर्जा खपत की है तो उसको मापने के लिए जिस यंत्र की आवश्यकता पड़ती है उसे हम इंटीग्रेटिंग यंत्र कहते हैं। और इसका मुख्य उदाहरण क्या है? एनर्जी मीटर या फिर ऊर्जा मीटर। अब बच्चों यहाँ पर इंडिकेटेड यंत्रों में आपके जो बल लगते हैं जो इसको बोलते हैं इसेंशियल फोर्स रिक्वायर्ड इन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। तो बच्चों वो 3 प्रकार के होते हैं। इंडिकेटिंग प्रकार के वैद्युतिक मापक यंत्रों के प्रचालन के लिए 3 प्रकार के टॉर्क आवश्यक होते हैं। कौन कौन से? विक्षेपण टॉर्क, बच्चों इसको बोलते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। क्या बोलते हैं इसको? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। तो पहला हमारा होगा विक्षेपण टॉर्क मतलब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। दूसरा नियंत्रण टॉर्क जिसको बोलते हैं कंट्रोलिंग टॉर्क। कौन सा? कंट्रोलिंग टॉर्क। और तीसरा है अवमंदन टॉर्क, तो इसको बोलते हैं डैम्पिंग टॉर्क। कौन सा टॉर्क? डैम्पिंग टॉर्क। तो हमारे पास 3 प्रकार के टॉर्क आए हैं। एक होता है बच्चों डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, और नंबर 2 कंट्रोलिंग टॉर्क, और नंबर 3 डैम्पिंग टॉर्क। तो पहले मैं इसको एक डायग्राम बना के आपको बहुत अच्छे से समझाता हूं कि ये 3 प्रकार के टॉर्क कैसे होते हैं। तो मैं बच्चों आपको एक डायग्राम बना के बताता हूं, ठीक है ना? देखिए, अगर मैंने कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट लिया है, मान लो कि मैंने ये लिया है एमीटर। ये क्या है? एमीटर, ठीक है। और इसका अगर मैं एक सर्किट डायग्राम बनाऊं तो ये आपका क्या हो गया? एमीटर, और ये प्रतिरोध, और यहां से हमने इसको दे दी सप्लाई। ठीक है, तो ये आपका करंट को मेजर करेगा। अब बच्चों यहां पर देखिए, ये आपका क्या है? सर्किट डायग्राम, और ये आपका एमीटर का जो आप विजुअल डायग्राम है वो देख रहे हो, ठीक है ना? तो इसके अंदर आपका क्या है? पॉइंटर है, इसकी वैल्यू देख देते हैं। ठीक है ना, इस तरीके से। अब बच्चों आपको पता है कि ये आपकी इसकी वैल्यू 0 होगी, इसकी वैल्यू कुछ रख दो 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है ना? तो इसका जो FSD है मतलब पूर्ण विक्षेपण बिंदु है, तो वो कितना होगा? 25 एम्पियर, क्योंकि एमीटर है ना, तो 25 एम्पियर होगा इसका पूर्ण विक्षेपण। पूर्ण विक्षेपण 25 एम्पियर, ठीक है ना? और इसमें एक हम लगा देते हैं पॉइंटर, तो इसको हम बोलेंगे संकेतक या पैमाना। ये आपका क्या हो गया? संकेतक। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास ये एमीटर का डायग्राम है जो आप देख पा रहे हो। इसमें हमारा संकेतक कहाँ जाएगा? पॉइंटर। और ये आपका इंटरनल डायग्राम है, सर्किट डायग्राम है, ठीक है ना? मतलब चीज एक ही है, ठीक है ना बच्चों? ये एमीटर आपका यही है। अब मेरे को एक बात बताओ, कोई भी सर्किट है और उस सर्किट के अंदर अगर आप देखोगे तो प्रतिरोध हर वस्तु का होता है, प्रत्येक वस्तु का अपना प्रतिरोध होता है। प्रतिरोध है और हमने सप्लाई लगा दी वोल्टेज। अगर मैंने यहां से वोल्टेज लगा दिया और प्रतिरोध है तो बच्चे धारा प्रवाहित होगी, है ना?
तो जब हम सप्लाई से कनेक्ट कर देते हैं तो धारा प्रवाहित होगी, और धारा प्रवाहित होगी तो बच्चों एक बात ध्यान से सुनना कि सबसे पहले देखिए, मैं इसको थोड़ा सा एक बार हटा रहा हूं, ये आपको पता चल गया ना, संकेतक है, ठीक है ना। अब मैं थोड़ा सा इसको समझा देता हूं। बच्चों एक बात बताओ, ये सबसे पहले पॉइंटर जो होता है वो कहां पर होता है? जीरो पर। इसको ध्यान से समझना, ये पॉइंटर पहले होता है जीरो पर जब तक हमने उसको सप्लाई से नहीं जोड़ा है, और जैसे ही सप्लाई से जोड़ देते हैं तो परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगेगी, और परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगेगी तो ये पॉइंटर आपका जीरो से सीधा आपका जाता है एफएसडी बिंदु पर, ठीक है। जीरो से कहां जाता है? एफएसडी बिंदु पर। तो बच्चों एक बात बताओ कि अगर आपको 5 एम्पियर धारा मापनी है, कितना? 5 एम्पियर, और आपका पॉइंटर 5 एम्पियर पर ना जाकर सीधा कहां गया? एफएसडी पूर्ण विक्षेपण बिंदु पर, जिसकी हमें आवश्यकता नहीं है। तो बच्चों जो आपका जीरो बिंदु से आगे जाने के लिए जिसकी जरूरत पड़ी उसको हम बोलते हैं टीडी, मतलब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, और जिसको बोलते हैं विक्षेपण टॉर्क। तो सबसे पहला जो आपने लिखा है ना विक्षेपण टॉर्क क्या होता है, तो मैं बता देता हूं बच्चों आपको नॉलेज के लिए कि जब परिपथ को सप्लाई से जोड़ा जाता है तो परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है, और पॉइंटर मतलब संकेतक को जीरो बिंदु से आगे जाने के लिए जिस टॉर्क की आवश्यकता होती है, मतलब जीरो बिंदु से उसको चलने के लिए किसी टॉर्क की आवश्यकता पड़ेगी, तो उसको बोलते हैं विक्षेपण टॉर्क। अब बच्चों आपका पॉइंटर पहुंच गया है पूर्ण विक्षेपण बिंदु पर, परंतु हमें तो 5 एम्पियर मापना है, तो 5 एम्पियर पर लाना पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे? इधर से लगाएंगे बच्चे टीसी, कंट्रोलिंग टॉर्क। कौन सा टॉर्क लगाएंगे? कंट्रोलिंग टॉर्क। तो मैं वहां पर नाम लिख देता हूं कि अगर हम बात करते हैं टीडी टीसी, ठीक है ना। तो बच्चों ये आपका होता है टीडी और ये होता है टीसी, ये ध्यान रखना क्योंकि इसके बिना आप नहीं कर पाओगे। तो बच्चों ये देखिए, अब यहाँ पर टीडी लगा दिया और इधर से हमने टीसी लगा दिया, कंट्रोलिंग टॉर्क। तो बच्चों इधर से मैंने ये कंट्रोलिंग टॉर्क किसके द्वारा दिया है? स्प्रिंग के द्वारा। और वो स्प्रिंग जो होता है वो बना हुआ किसका होता है? फॉस्फोर ब्रोंज का। लिख लेना, जो स्प्रिंग यूज करते हैं हम फॉस्फोरस ब्रोंज का। अब ये फॉस्फोर ब्रोंज का स्प्रिंग क्यों यूज करते हैं? क्योंकि बच्चों इसकी जो आयु सीमा होती है वो ज़्यादा होती है और टेम्परेचर तापमान से भी ये कम प्रभावित होता है, इसलिए फॉस्फोर ब्रोंज का स्प्रिंग यूज करते हैं किसमें? नियंत्रण टॉर्क के लिए। अब नियंत्रित टॉर्क के लिए बच्चों इधर से हमने बल लगाया तो ये जो मेरा आपका पॉइंटर है वो कहाँ पर आ जाएगा? देखिए ये पॉइंटर अब मेरा आ जाएगा 5 एम्पियर पर। 5 एम्पियर पर लेके आना है ना, देखिए 5 एम्पियर पर। तो मैंने 5 एम्पियर पर ला दिया यहाँ पर, परंतु बात क्या थी कि 5 एम्पियर पर आ तो गया संकेतक, अब क्या है कि कब ये थोड़ा सा 4 पे जा रहा है, कभी ये 6 पे जा रहा है, ये वाइब्रेट करता है ना ऑक्सीलेशन के लिए। तो बच्चों ये पॉइंटर क्या है? थोड़ा सा आगे पीछे जा रहा है, तो इसके लिए हमें तीसरे टॉर्क की जरूरत पड़ी, अवमंदन टॉर्क की। तो उसमें हम क्या कर देते हैं बच्चों? टीडी और टीसी का मान बराबर कर देते हैं। अब इधर से भी और इधर से भी दोनों टॉर्क को बराबर कर देंगे तो बच्चे ये आपका 5 एम्पियर पर संकेतक बिल्कुल सीधा खड़ा हो जाएगा और आप वैल्यू को माप लोगे। तो बच्चों ये 3 प्रकार के टॉर्क थे, इसको आप ध्यान रखना। सबसे पहले जो विक्षेपण टॉर्क है उसकी जरूरत क्यों पड़ी? पॉइंटर जो जीरो बिंदु पर था उससे मूव करवाने के लिए, क्योंकि परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है, परंतु वो हमेशा जाता है पूर्ण विक्षेपण बिंदु पर, तो जिसकी हमें जरूरत नहीं है क्योंकि हमें तो 5 एम्पियर मापना है। तो उधर से लाने के लिए कंट्रोलिंग टॉर्क लगा, नियंत्रित टॉर्क। उसके बाद में इसके यहाँ पर आने के बाद पॉइंटर आपका आगे पीछे जा रहा था, तो उसके लिए अवमंदन टॉर्क की आवश्यकता पड़ी, जिसके लिए टीडी और टीसी दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो इसकी परिभाषा आप देख सकते हो, देखिए इसकी परिभाषा। तो इसकी परिभाषा क्या है? किसी वैद्युतिक, ये किसकी है? विक्षेपण टॉर्क की है।
किसी विद्युतिक मापक यंत्र में उसके संकेतक को एक पूर्वकृत पैमाने पर चलाने वाला टॉर्क विक्षेपण टॉर्क कहलाता है। अब मैंने डायग्राम से समझाया तो अच्छे से समझ में आ गया ना कि जो संकेतक है उसको पैमाने पर चलाने के लिए जो टॉर्क स्टार्टिंग की जरूरत होती है उसे विक्षेपण टॉर्क कहते हैं। यह टॉर्क यंत्र में से प्रवाहित की गई विद्युत धारा के किसी एक प्रभाव जैसे ऊष्मीय, चुंबकीय, स्थिर विद्युतिक आदि के द्वारा विकसित होता है। तो बच्चों ये टॉर्क जो होता है जो यंत्र में प्रवाहित हो रही है विद्युत धारा, तो वो उसमें भी हो सकता है, चुंबकीय भी हो सकता है और स्थिर विद्युतिक भी हो सकता है। इसका परिणाम यंत्र में से प्रवाहित की गई विद्युत धारा के मान पर निर्भर करता है। तो बच्चों वो इलेक्ट्रिक करंट कितना प्रवाह किया गया है उसकी वैल्यू पर भी वो क्या करता है, डिपेंड करता है। भिन्न भिन्न प्रकार के यंत्रों में विक्षेपण टॉर्क को विकसित करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की युक्तियां प्रयोग की जाती है। तो बेटा जितने भी अलग अलग इंस्ट्रूमेंट होंगे तो उसके लिए अलग अलग प्रकार के क्या यूज करते हैं, इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। अब आपका नियंत्रित टॉर्क था जो मैंने आपको बताया था। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क में क्या था, आपका पॉइंटर 0 से सीधा गया पूर्ण विक्षेपण पे। अब नियंत्रण टॉर्क की जरूरत क्यों पड़ी, वहां से वापस लाने के लिए। कहां पर, जहां पर अपने को पैमाने पर माप नापना है। तो बच्चों किसी वैद्युतिक मापक यंत्र में विक्षेपण टॉर्क के कारण उत्पन्न होने वाले संकेतक के घुमाव की गति को नियंत्रित करने वाला टॉर्क नियंत्रण टॉर्क कहलाता है। तो बच्चों जो पॉइंटर आपका लास्ट पॉइंट पे गया था उसको वापस घुमाव करने के लिए, उसको उसके तत्कालिक मान पर लाने के लिए, नियंत्रण करने के लिए जिस टॉर्क की आवश्यकता होती है उसे हम कौन सा टॉर्क बोलते हैं, नियंत्रण टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क। यह टॉर्क यंत्र में दो कार्य करता है। पहला, यंत्र के संकेतक की गति को नियंत्रित करना जिससे कि वह झटके के साथ गति न करे और पैमाने के दूसरी ओर टकराकर टूट ना सके। तो बच्चों हम ये कंट्रोलिंग टॉर्क बहुत ही अच्छे तरीके से लगाते हैं। झटके के साथ लगाएंगे तो वो टूट भी सकता है, ठीक है ना, इसलिए आराम से उनकी पूर्वकृत विधि होती है, ठीक है ना। और दूसरा, यंत्र में प्रेक्षण लेने के बाद संकेतक को पैमाने की शून्य स्थिति पर वापस लाना। तो बच्चों शून्य स्थिति पर वापस लाने के लिए एक बात बताओ, पहले आपका पैमाना था 0 पॉइंट पे और 0 से गया पूर्ण विक्षेपण पे, और वापस लाने के लिए किसकी जरूरत होती है, नियंत्रित टॉर्क की, क्योंकि वही तो लेके आएगा वापस। कंट्रोलिंग टॉर्क का काम क्या होता है, उसके मान पर वापस लेके आना। तो ये किसका मान है, कंट्रोलिंग टॉर्क का। अब बच्चों जो अवमंदन टॉर्क है इसको डैम्पिंग टॉर्क बोलते हैं। तो इसके लिए कंडीशन क्या होती है बच्चों, TD बराबर TC। अब देखिए, किसी वैद्युतिक मापक यंत्र के संकेतक में उत्पन्न होने वाले कंपनों को समाप्त करने वाला टॉर्क अवमंदन टॉर्क कहलाता है। मैंने क्या बोला था कि विक्षेपण टॉर्क के कारण आपका गया पॉइंटर लास्ट पॉइंट पे, विक्षेपण बिंदु पर, उसके बाद कंट्रोलिंग टॉर्क ने वापस ला के रख तो दिया परंतु वो कंपन कर रहा था। आपने देखा है ना, कई बार वो पॉइंटर वापस आता है तो कंपन करता रहता है, आगे पीछे जाता रहता है। तो उसको रोकने के लिए किस टॉर्क की आवश्यकता होती है, डैम्पिंग टॉर्क, मतलब अवमंदन टॉर्क। यदि यंत्र में अवमंदन टॉर्क की व्यवस्था न की जाए तो उसका संकेतक पाठ्यांक के दाएं बाएं कंपन करता रहता है और पाठ्यक लेने में अधिक समय लगता है। तो बच्चों फिर वो पॉइंटर क्या है, वाइब्रेट करता रहता है, तो उसमें टाइम भी लग जाता है और ना ही आप एग्जैक्ट वैल्यू मतलब सही मान को पहचान सकते हो। इसलिए इसकी जरूरत पड़ती है अवमंदन टॉर्क की। संकेतक के कंपनों का कारण यह है कि विक्षेपण टॉर्क तथा नियंत्रण टॉर्क की आपसी प्रतिक्रिया। तो बच्चों जब इधर से विक्षेपण टॉर्क लगता है उधर से नियंत्रण टॉर्क लगता है तो वो फिर कंपन करता रहता है। अगर हम इन दोनों टॉर्क को बराबर कर दें तो पॉइंटर आपका सीधा खड़ा हो जाएगा और ना कंपन करेगा, आराम से वैल्यू को आप माप सकते हो। अच्छी अवमंदन प्रणाली की निम्न विशेषताएं होनी चाहिए। क्या क्या, संकेतक की गति शून्य अवस्था में होने पर अवमंदन टॉर्क का मान भी शून्य होना चाहिए। तो बच्चों जब आप पॉइंटर की गति आप शून्य अवस्था में ले आते हो तो डैम्पिंग टॉर्क का भी मान आपका 0 हो जाना चाहिए ताकि आप वैल्यू को अच्छे से नाप सके। प्रणाली सरल तथा सस्ती होनी चाहिए। प्रणाली अधिक स्थान घेरने वाली नहीं होनी चाहिए। तो अच्छी अवमंदन प्रणाली के लिए तो यही है कि सस्ती होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए और अधिक ज़्यादा स्थान ना घेरे, ऐसी प्रणाली होनी चाहिए।
तो बच्चों इस प्रकार से आज हमने आपको विद्युतिक मापक यंत्र स्टार्ट करवाया है, जिसमें मैंने आपको बहुत ही बेसिक बताया है कि यंत्र कितने प्रकार के होते हैं और कितने प्रकार के टॉर्क होते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्लास रहेगा बच्चों बहुत ही मज़ा आने वाला है, पीएमएमसी परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। तो अब हम क्या करेंगे, यंत्र के बारे में पढ़ेंगे। पीएमएमसी हुआ, पीएमएमआई हुआ, ब्रिज हुआ, वाट मीटर हुआ, एनर्जी मीटर हुआ, तो वो सारा हम इसी के अंदर अध्ययन करेंगे। बस आपसे रिक्वेस्ट यही है कि इस क्लास को आप अच्छे से पढ़िए। अगर आपको तीनों प्रकार के टॉर्क की नॉलेज हो गई है तो आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है बच्चों, लाइक और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करिए और अपने फ्रेंड्स को बोलिए यूट्यूब चैनल पर DLife.Fun पर आप डेमो के तौर पर वीडियो देख सकते हो और उस पर ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक और कमेंट करिए ताकि आपको पता चले कि क्या चल रहा है। ठीक है ना। और मापक यंत्र आज ही स्टार्ट हुआ है, अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा बोल दीजिए। तो ओके बच्चों, अब मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। बहुत ही जल्द मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू, बाय बाय।